हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 6 दिन जोरदार साइंस पर वार। तो साइंस की जो वार है उसकी तैयारी चली रही है, साइंस वॉर चल रही है, जिसमें हम सारे 2015 से लेकर 2021 में हरियाणा के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी सभी स्टूडेंट के लिए जो किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एचटेट हो, सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन की साइंस की वार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं। ठीक है, तो लास्ट तक हमने 3 सेशन लगा लिए हैं। नेक्स्ट सेशन जो है आज शुरू करने वाले हैं। एक बात याद रखिए, एग्जाम संडे को है, तो हो सकता है कि एक दिन में 2 आपको साइंस वॉर की वीडियो मिले। ठीक है, अभी तक मैं एक दिन में एक साइंस वॉर लेकर चल रही थी, बाकी आपको एक्स्ट्रा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करवा रही थी। बट साथ साथ में हम साइंस वॉर को भी थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन मिस कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यही वीक जो है, यही हफ्ता जो है, ये आपके हाथ में है एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो दूसरी क्लासेस में अपलोड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, वो बहुत 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 जरूरी क्लासेस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनसे, जो बच्चे रट्टा मार सकते हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। नहीं तो मैंने काफी कोशिश की है कि मैं ट्रिक्स से आपको वो याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो वो जरूर पढ़िएगा। एंड यस, आप लोगों ने जो भी कमेंट में आप लिखते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने फैमिली पे वीडियो बनाई आपके कहने पर, साइंटिफिक नेम पर वीडियो बनाई आपके कहने पर, अब मैं नर्वस सिस्टम की वीडियो आने वाली है आपके कहने पर। किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि डिसीज पर वीडियो बनाओ, न्यूट्रिशन पर वीडियो बनाओ, तो इनकी वीडियोस भी जल्दी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एग्जाम से पहले। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप करना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं 81st क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, और आई होप इतना तो आप जानते हैं कि भारत का नेशनल बर्ड, इंडियन नेशनल बर्ड, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कौन है? पिकॉक है, यानी मोर है। अब मोर का साइंटिफिक नेम मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूं। ऑप्शन क्या जाएगा? आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन चला गया पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे मोर का नाम। और जब भी किसी का साइंटिफिक नाम लिखते हैं, जब भी किसी का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, तो हमेशा क्या होता है? देखो, कैपिटल लेटर होता है फर्स्ट, बाकी सारे छोटे और नीचे अंडरलाइन। ठीक है, ये होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सुनो ध्यान से, एक खास बात बताने जा रही हूं मैं आपको। जो ये सिस्टम है ना कि किसी का भी नाम 2 शब्दों में आए, जैसे कि मेरा नाम है तो मेरा नाम क्या आएगा? दीपाली गोयल, लेकिन सिस्टम के अनुसार मैं लिखूंगी गोयल दीपाली। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नाम जो कि अब जैसे होमो सेपियंस है, यानी मनुष्य का नाम है, तो हम 2 में लिखते हैं, एक होमो फिर सेपियन। तो ये सिस्टम किसने दिया कि हर एक जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बनेगा? तो ये 2 शब्दों वाले सिस्टम को कहते हैं स्टूडेंट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस 2 शब्दों वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति, यानी 2 नाम होना चाहिए हर चीज का। ये किसने दिया? तो ये बात बोली थी लिनियस ने। लिनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि सभी का 2 नामों से विस्तार होना चाहिए। एक नाम होगा जीनस का और दूसरा नाम होगा स्पीशीज का। किसने बोला? लिनियस ने। और लिनियस ने ही पहली बार दुनिया के जीवों को 2 भागों में बांटा था, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत वर्गीकरण देने वाले कौन थे? कैरोलस लिनियस। ठीक है, लिनियस जो थे उन्हीं को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के जनक कहा जाता है, और इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, यानी वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर की क्लास मैंने अलग से दी है, आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी, पढ़ी होगी। चलिए, इसके अलावा आपको ऑप्शन ए दिख रहा है सिटाकुला यूपेट्रिया। तो सिटाकुला जो है वो मैंने बताया पैरेट का होता है, तोते का होता है। उसके बाद आ गया पैसर डोमेस्टिकस,
तो पैसर डोमेस्टिकस जो ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स, ये होता है घर में जो स्पैरो उड़ते हैं ना, होम स्पैरो बोलते हैं जिन्हें, उनका होता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा पावो क्रिस्टेटिस आपको समझ में आ गया, ये कौन है? ये है हमारा मोर, हमारा पिकॉक, नेशनल बर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, कस्कटा इज, कस्कटा क्या है? तो कस्कटा सबसे पहले तो क्या होता है? कस्कटा होता है एक स्टेम पैरासाइट, इसको याद रख लो। कस्कटा एक स्टेम पैरासाइट है, क्योंकि ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जो स्टेम होती है ना, यानी तना होता है ना, उसके ऊपर इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, इसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। कस्कटा क्या है? स्टेम पैरासाइट। तो आपको याद रखना है कस्कटा है स्टेम पैरासाइट। ठीक है, जैसे ही फोटो देखोगे ना समझ जाओगे, ऐसे मैं आपको समझाऊंगी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तना परजीवी होता है कौन? कस्कटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 83 है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच मिल्क ऑफ क्लाउ इज स्लाइटली येलो इन कलर। किस वजह से गाय का दूध थोड़े से पीले रंग का होता है? ऑप्शन है ज़ेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबुलोज या कैरोटीन। तो आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है, कैरोटीन की वजह से गाय के दूध का कलर थोड़ा सा पीला होता है। ठीक है, जो ये बात जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो ये बात नहीं जानते तो वो आज ही गाय का दूध देखिए, आपको दिखेगा कि वो थोड़ा सा पीला होता है। ठीक है, वो पीला रंग क्यों होता है? कैरोटीन नाम के प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन टैबलेट्स प्रेजेंट इन मार्केट्स कंटेन, बाजार में उपलब्ध गर्भरोधक गोलियों में क्या रहता है? देखो, गर्भरोधक गोलियां मतलब कि फीमेल्स जो होती हैं, मान लीजिए कोई चाहता है कि अभी उन्हें बच्चा ना हो, यानी कि वो चाहते हैं प्रेग्नेंट ना होना, तो वो कुछ दवाइयां लेते हैं। उन दवाइयों में क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते ना, तो भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है ज्वरनाशी, यानी कि एंटीपायरेटिक। ज्वर क्या होता है? बुखार, और बुखार से लड़ने वाला कौन होता है? ज्वरनाशी। तो एंटीपायरेटिक क्या है? बुखार से लड़ने वाला। तो बुखार से लड़ने की दवाई तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम नहीं आएगी। ऑप्शन बी प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो कि इन्फेक्शन से लड़ते हैं। ठीक है, कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ गया तो उससे लड़ने के लिए, जैसे जुकाम खांसी हो गया तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी प्रेगनेंसी को नहीं रोक पाएगा। तीसरा आपको दिख रहा है स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं हमारे मेनली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी प्रजनन तंत्र से रिलेटेड हार्मोन होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यहां से आप दो चीजें याद रख सकते हो। पहली चीज, जहां पर भी आपको स्टीरॉयड शब्द मिले ना, आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं कुछ प्रजनन से रिलेटेड। और दूसरी चीज, स्टीरॉयड हार्मोन कहाँ काम आते हैं? मतलब प्रेगनेंसी को रोकने वाली टैबलेट्स में। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑप्शन डी दिख रहा था अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आंसर नहीं जाएगा, इनमें तो ये तो केमिस्ट्री में यूज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल इन काउ। दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन गाय में जिम्मेदार होता है? देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो एकदम क्लियर है, गाय के लिए मैंने आपको एक ही हार्मोन करवाया है टोटली। ठीक है, गाय के मैंने और कोई हार्मोन ही नहीं करवाया, एक ही हार्मोन करवाया है, वो है ऑक्सीटोसिन। तो सीधे सीधे आंसर चला गया ऑक्सीटोसिन। अब जो जानने वाली नई बात है वो जानो, पहले लिख दूं मैं, आंसर क्या चला गया? ऑक्सीटोसिन, क्योंकि यही वो हार्मोन है जो गाय में दुग्ध का स्त्रावण करवाता है। अब देखो, होती है दो चीजें, मनुष्यों की बात कर रही हूं मैं, फीमेल्स की बात कर रही हूँ। दो चीजें होती है, एक होता है बॉडी में दूध का बनना, ठीक है, दूध का बनना, और दूसरा होता है बॉडी से दूध का निकलना, यानी स्त्रावण होना। यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क अलग है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क अलग है। दूध का बनना अलग चीज है, दूध का स्त्रावण अलग चीज है, और ये दोनों करने वाले भी अलग अलग हार्मोन है। दूध बनाता कौन सा हार्मोन है अगर पूछ लिया जाए फीमेल्स में, महिलाओं में, तो दूध बनाता है प्रोलैक्टिन। कौन बनाता है? प्रोलैक्टिन।
प्रोलैक्टिन। लेकिन अगर पूछ लिया जाए दूध की सिक्रीशन कौन करवाता है, तो स्त्रावण करवाता है स्टूडेंट्स ऑक्सीटोसिन। फीमेल्स में भी ऑक्सीटोसिन क्या है, स्त्रावण करवाता है और बनाता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया। इसके अलावा आपको दिख रहा है थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है ना, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को देखता है। और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है, जो कि मेल्स का हार्मोन है, जो उनकी बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। क्लियर है, समझ में आई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है क्वेश्चन, देखिए। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ। डीएनए के एक अणु में न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो ऑप्शन नहीं देखने हैं, सीधे सुन लो। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये बात मैंने बहुत बार बताई है। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड में कौन होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें होते हैं नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन के क्षार होते हैं, प्लस पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा होती है, प्लस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्लस होता है फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड। पहले तो ये तीनों चीजें याद रख लो, यानी H3PO4। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक नई बात। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्यूरीन, क्या बोलते हैं, प्यूरीन। और दूसरे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिरिमिडीन, क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन। नाइट्रोजन के बने हुए बेस हैं। प्यूरीन कौन होते हैं, तो प्यूरीन होते हैं हमारे ए और जी, यानी कि एडिनिन और ग्वेनिन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कैसे। और पिरिमिडीन क्या होते हैं, टी और सी, यानी कि साइटोसिन, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन एक प्यूरीन नहीं है। ऑप्शन में अगर पिरिमिडीन दिया हो तो आप टिक कर देना। तो ATGC ये चार वो नाइट्रोजन बेस है जो कि डीएनए के अंदर होते हैं, और ये प्यूरीन और पिरिमिडीन के अंदर आते हैं। क्लियर है, याद रहेगी ये बात। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए बना होता है नाइट्रोजन बेस से, दूसरा पेंटोज शुगर से यानी पेंटोज शर्करा से, तीसरा फॉस्फोरिक अम्ल से। फिर मैंने बताया कि नाइट्रोजन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन, पिरिमिडीन। प्यूरीन होते हैं हमारे G और A, ठीक है, और पिरिमिडीन होते हैं T और C। क्लियर है, A हमेशा T के साथ जुड़ता है और G हमेशा C के साथ जुड़ता है। A और T डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, G और C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। क्या है, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। एक प्राणी जो कि मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित हो सकता है। बडिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, बडिंग बहुत सिंपल सा सिस्टम है। सबसे पहले तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलिंग प्रजनन होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर दो लिंगों की जरूरत होती है, एक चाहिए होता है मेल, एक चाहिए होता है फीमेल, एक पुरुष एक महिला, तभी बच्चा होता है। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट से प्रजनन हो जाता है, वो होता है एसेक्सुअल। अब बडिंग क्या होती है, बडिंग होती है, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर से एक छोटी सी बड निकलेगी, यानी एक मुकुलन निकलेगा, और वो निकल के बड़ा होगा और फिर अलग होकर अपना रहने लगेगा। अब समझो ये किस किस में होता है, तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम होती है स्टूडेंट एक लीफ, कुछ इस तरीके की लीफ होती है ब्रायोफिलम, कुछ इस तरीके की लीफ होती है ब्रायोफिलम की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी किसी अपने पौधे से टूटकर ये लीफ जमीन पे गिरती है ना, तो इसके अंदर ना यहाँ पे छोटी छोटी लीफ बड आने लग जाती है। ठीक है, इसकी फोटो भी मैं लगा दूंगी।
छोटी छोटी बड आने लग जाती है और फिर धीरे धीरे ये नई बड में ग्रो हो जाती है, नई लीफ बना लेती है और इस तरीके से ब्रायोफिलम ग्रो कर लेता है। तो ये छोटी सी जो निकलती है यही होती है बड। ठीक है, तो ब्रायोफिलम बडिंग करता है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा है खमीर यानी कि ईस्ट। अब ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या करता है, देखो इसके अंदर से एक बड निकलती है ऐसे, फिर वो थोड़े टाइम बाद बड़ी हो जाती है, फिर वो टूट के नीचे गिर जाती है और अलग कोशिका बन जाती है। तो ईस्ट भी क्या करता है, बडिंग करता है। तीसरा दिख रहा है आपको हाइड्रा। तो हाइड्रा होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, हाइड्रा होता है कुछ इस तरीके का। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक छोटी सी बड निकलती है, बड निकल के फिर ग्रो करने लग जाती है और ग्रो करके वो टूट कर नीचे गिर जाती है और फिर अपने आप में ही एक ऑर्गेनिज्म बन जाती है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि चाहे ब्रायोफिलम हो, चाहे हाइड्रा हो और चाहे हमारी ईस्ट यानी खमीर हो, सभी क्या करते हैं, सभी बडिंग करते हैं। तो आंसर जाएगा ऑल यानी उपरोक्त सभी बडिंग करते हैं। तो आप समझ रहे हो, इससे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन बडिंग करता है। ऑप्शन में अगर हाइड्रा दिखे तो टिक, ब्रायोफाइलम दिखे तो टिक और ईस्ट यानी खमीर दिखे तो भी टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो 12 ईयर एज चिल्ड्रन सिम्टम्स आर नॉट कंसीडर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ एड्स। इस क्वेश्चन को रुक के 2 बार पढ़ लेना। ठीक है, निम्न में से किस एक को 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे में प्रमुख चिकित्सकीय लक्षण के रूप में एड्स परिभाषित प्रकरण में शामिल नहीं किया जाता। अब मतलब समझो कि एक 12 साल से कम एज का बच्चा है, मान लो 10 साल का बच्चा है। ठीक है, उसको एड्स हो गई। एड्स की वजह से उसकी बॉडी में कुछ लक्षण दिखेंगे। वो लक्षण इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, यानी कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 तो वो लक्षण होंगे जो बच्चे में होंगे और 1 होगा अलग। तो लक्षण हमें दिख रहे हैं कौन कौन से। पहला दिख रहा है 1 माह से अधिक लगातार कफ का होना, यानी 1 महीने तक लगातार खांसी होना। दूसरा वजन का घटना, वेट लॉस। तीसरा जीर्ण अतिसार यानी डायसेंट्री, जिसमें क्या होता है, आंतें जो होती है ना, इंटेस्टाइन, वो सूज जाती है, स्वोलन इन्फ्लामेशन हो जाती है। डी लंबित ज्वरावस्था यानी लॉन्ग टाइम फीवर, मतलब बहुत टाइम तक बुखार रहता है। तो भाई आपको याद रखना है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। याद रखो क्या आंसर आएगा, ए। कफ जो है, खांसी जो है, उसका एड्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको याद रखना है कफ का होना हमारा आंसर चला गया। ठीक है, यानी कि खांसी होना कोई भी लक्षण नहीं है एड्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। बार बॉडी फाउंड इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग विच प्रोसेस। नाभिक में बार बॉडी किस प्रक्रिया के दौरान दिखती है। सबसे पहले जान लो बार बॉडी क्या होती है। देखो आप सभी को पता है कि महिलाओं में होता है एक्स क्रोमोसोम और पुरुषों में होता है वाई क्रोमोसोम। आपको हमेशा याद रखना है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, इसी के ऊपर पाई जाती है बार बॉडी। कभी भी बार बॉडी जो है वो पुरुषों में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, बार बॉडी का क्या कार्य है, क्या नहीं है, आपको कोई काम का नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि बार बॉडी किस में मिलती है, एक्स क्रोमोसोम में। और आप अच्छे से जानते हो एक्स क्रोमोसोम किस में होता है, तो होता है महिलाओं में। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है, अच्छा साथ ही साथ अब इन्होंने फेज भी पूछा है, तो आपको याद रखना है इंटरफेज। जब इंटरफेज आता है तभी दिखती है बार बॉडी। ठीक है, अब देख लो इंटरफेज और महिला जिसमें मिले वो आंसर ठीक हो जाएगा। पहला क्या है, इंटरफेज ऑफ सेल ऑफ फीमेल मैमल, यानी कि स्त्री स्तनपोषी की कोशिका में इंटरफेज। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर चला गया। क्लियर है। इसके अलावा बी ऑप्शन क्या है, पुरुष में, तो पुरुष में तो बार बॉडी ही नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोफेज, प्रोफेज नहीं होता। नेक्स्ट है पुरुष में नहीं होगा। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो आपको समझ में आ गया बार बॉडी सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, महिलाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपको याद रखना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या दिखता है, हमारी स्किन, हमारी त्वचा। तो त्वचा क्या है, त्वचा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। अब बहुत जने इसमें लीवर टिक करके आओगे, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। लेकिन अंग कौन है, अंग है हमारा स्किन, यानी ऑर्गन क्या है, हमारी त्वचा सबसे ज्यादा हमारी बॉडी पे होती है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड तेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो हम अच्छे से जानते हैं, उद्विकास के बारे में बताया था चार्ल्स
डार्विन ने। किसने बताया था? डार्विन ने। डार्विन जो थे अपनी एक शिप पे जिसका नाम था HMS बीगल, इस शिप पे बैठ के चले गए थे एक आइलैंड पे। कौन से आइलैंड पे? तो गैलापागोस आइलैंड पे। अपनी शिप पे बैठे और चले गए गैलापागोस आइलैंड पे, और वहां जाकर इन्होंने क्या देखा? 14 प्रकार के पक्षी की चोंच देखी। ठीक है, कि 14 प्रकार के पक्षियों में अलग अलग तरह की बीक है, यानी चोंच है। क्लियर है? तो किसने बोला उद विकास के बारे में? डार्विन ने बोला। इसके अलावा ऑप्शन में दिख रहा है मेंडल। तो मेंडल किसके पिता हैं? मेंडल हैं आनुवांशिकता के जनक, यानी जेनेटिक्स के पिता कौन है? जेनेटिक्स के पिता है मेंडल। इन्होंने पहली बार किस पे स्टडी की थी? तो मटर यानी पी पर स्टडी की थी। कितने लक्षण? 7 लक्षण पढ़े थे। पी का साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम? तो पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये कौन थे? मेंडल। मेंडल एक चर्च में काम करने वाले फादर थे, मॉन्क थे। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन में आपको दिख रहा है हुक। हुक कौन है? रॉबर्ट हुक, जो कि फादर ऑफ क्या है? साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक। क्योंकि पहली बार कोशिका किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने। कब खोजी थी? 1665 में खोजी थी। इनको कैसी कोशिका नजर आई थी? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी नजर आई थी। याद आ रही है बातें? इसके बाद ऑप्शन डी दिख रहा है पाश्चर। तो पाश्चर कौन है भाई? तो पाश्चर आपको याद रखने हैं सूक्ष्म, इसको रब कर देती हूं, सूक्ष्म विज्ञान के पिता हैं। सूक्ष्म विज्ञान के पिता हैं लुईस पाश्चर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के। और साथ ही साथ लुईस पाश्चर ने ही क्या दी थी? पाश्चराइजेशन टेक्निक दी थी। ठीक है, पाश्चराइजेशन टेक्निक दी थी लुईस पाश्चर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई चीजें बता दी मैंने आपको इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्या है? देखिए क्वेश्चन, न्यूट्रिशियस टिश्यू प्रेजेंट इन मैच्योर पोलन वॉल इज। परिपक्व पराग कोश भित्ति में उपस्थित पोषक ऊतक हैं। यानी कि स्टूडेंट सीधी सी चीज है, आप सभी जानते हो पौधों में एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक पुरुष पार्ट है, पुरुष का भाग है, एक है महिला का भाग यानी फीमेल पार्ट। ठीक है, अब उसके अंदर आपको पता है कि मेल पार्ट में होते हैं कौन? पोलन ग्रेन्स। कौन होते हैं? पोलन ग्रेन्स। और फीमेल पार्ट में होती है हमारी ओवरी। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ पोलन ग्रेन की। ये होता है एक पोलन ग्रेन, ऐसा छोटा सा गोला सा अपने को नजर आता है। ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इस पोलन ग्रेन को जब अंदर से ध्यान से देखो ना तो ये कुछ इस तरीके का होता है। आपके काम की इतनी चीज नहीं है ये, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार ये क्वेश्चन समझाने के लिए बता रही हूँ। कुछ इस तरीके का होता है और इसमें ऐसे 4 पोलन ग्रेन की कोशिकाएं पड़ी होती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अभी तक यहाँ पे पोलन ग्रेन बना नहीं है। पोलन ग्रेन को चाहिए खाना ताकि वो अच्छे से बन पाए। ठीक है, जैसे पुरुषों में स्पर्म है, स्पर्म को चाहिए न्यूट्रिशन ताकि वो बन पाए, वैसे ही पोलन ग्रेन को भी चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देता है ये जो पोलन ग्रेन है उसके बाहर की झिल्लियां, ये जो बाहर का एरिया है, और इस एरिया को बोलते हैं स्टूडेंट्स टेपेटम। क्या बोलते हैं? टेपेटम। तो अब ध्यान से सुनो, पोलन ग्रेन को ग्रो करने के लिए चाहिए खाना। किसी को भी बढ़ने के लिए खाने की जरूरत होती है, पोलन ग्रेन को भी चाहिए खाना। वो खाना देती है उसके बाहर की झिल्ली जिसे बोलते हैं टेपेटम। तो पोलन ग्रेन का न्यूट्रिशियस टिश्यू यानी कि खाना देने वाला टिश्यू कौन सा है, पोषक पदार्थ कौन सा है? तो आपको याद रखना है, आंसर जाएगा टेपेटम। क्या जाएगा? टेपेटम। ऑप्शन सी आंसर चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, प्री फेज ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन इज। हिंदी में पढ़ लेते हैं, ऑक्सिन के जैविक संश्लेषण का पूर्ण लक्षण है। तो ऑक्सिन क्या होता है? सबसे पहले आप सभी जानते हो प्लांट्स में होते हैं 5 हार्मोन। कौन कौन से? पहला होता है ऑक्सिन, दूसरा होता है जिबरलिन। देखो मैंने प्लांट वाला पार्ट ना अभी तक करवाया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डीप में बता रही हूँ। जिबरलिन। तीसरा होता है फाइटोकाइनिन, एक होता है एब्सिसिक एसिड, और एक होता है इथाइलिन। इंपॉर्टेंट बता दूंगी जो होगा वो। ठीक है, ये 5 होते हैं। इथाइलिन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है एसिटाइलिन। कुछ याद आया? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है
वही है ये, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को ए बी बोल दिया जाता है, इससे कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। फाइटोकाइनिन से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जिब्बरलिन से भी नहीं आएगा। ऑक्सिन के बारे में याद रखना है कि जब ऑक्सिन बनाते हैं ना पौधे, तो पौधे तो ऑक्सिन बनाते ही हैं, लेकिन आर्टिफिशियली हम भी बनाते हैं। अब भाई खाद वगैरह की दुकान है, जैसे कोई फर्टिलाइजर बेचने वाले हैं, कोई पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं, तो वो हार्मोन मतलब उनके फर्टिलाइजर में क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है जो किसी पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए, तो वो ऑक्सिन भी बनाते हैं। अब क्वेश्चन है ऑक्सिन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। क्वेश्चन क्या है, प्री फेज ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, यानी कि ऑक्सिन की सिंथेसिस, ऑक्सिन को बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है। तो आपको याद रखना है ऑक्सिन को बनाने के लिए चाहिए होता है इंडोल एसिटिक अम्ल। क्या चाहिए होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख रही हूं मैं, इंडोल एसिटिक एसिड, और इसको लिखते हैं IAA से, ठीक है, IAA से भी लिख देते हैं इसको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल विच अंडरगो बाइनरी फ्यूजन। एक कोशिका की क्या आधारित गुण उससे द्विगुणित विभाजन करवाता है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मतलब टूटना, बाइनरी मतलब बाई मतलब दो, जब कोई चीज दो हिस्सों में टूट जाती है ना, उसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन के लिए क्या चाहिए, सेल का दो भागों में इक्वली टूट पाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाइनरी फ्यूजन के लिए क्या चाहिए, विस्तृत एनाफेज, एक्सटेंडेड एनाफेज। तो भाई बाइनरी फ्यूजन जो होता है ना, उसमें कोई फेजेस नहीं होते, पहली बात तो उसमें कोई स्टेजेस नहीं होते, मतलब इंटरफेज, प्रोफेज, एनाफेज ये नहीं होते, तो ये आंसर गलत, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, देखो एक ये सेल है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस पड़ा है, उसके पास साइटोप्लाज्म पड़ा है। क्या होगा, कुछ देर बाद ये सेल जो है ऐसे ही है, न्यूक्लियस अपने आप को बड़ा करने लगेगा, फिर क्या होगा, कुछ देर बाद सेल भी कुछ इस तरीके से, सेल वॉल भी डिवाइड, सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड होने लगेगी थोड़ी थोड़ी। कुछ देर बाद क्या होगा, दो न्यूक्लियस हो गए, और आखिर में क्या होगा, दो सेल बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप चलता है बाइनरी फ्यूजन में। तो इसमें कोई इंटरफेस, एनाफेस वगैरह नहीं होते, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, गुणसूत्रों का संघनन में होना, क्रोमोसोम आर नॉट कंडेंस्ड। तो भाई अगर क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम वगैरह का तो इतना मैटर ही नहीं है इसमें, क्रोमोसोम आर नॉट कंडेंस्ड, इसका मतलब है देखो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। अगर वही नहीं होगा तो ये टूटेगा कैसे, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आता है अर्धगुणित संतति कोशिका का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोजनी सेल। तो भाई ये जो बच्चे बनते हैं ना, पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल थी, इससे बनी है दो डॉटर सेल, ये बिल्कुल सेम टू सेम होती है इसकी जैसी, यानी कि इसके पास अगर 24 क्रोमोसोम है तो इन दोनों के पास भी 24 ही होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है अर्धसूत्री बनना, यानी ये बोलना चाहता है कि यहाँ 24 थे तो ये 12 बनेंगे, ऐसा तो नहीं होता, तो सी भी गलत हो गया। तो बच्चा ऑप्शन डी वही ठीक होगा। क्या है, द्विगुणित संतति कोशिका का बनना, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड प्रोजेनेशन सेल। यस, डिप्लॉइड ही तो बन रही है, 24 की 24 ही बन रही है, 24 का आधा तो नहीं हुआ ना, तो डिप्लॉइड आ गया आंसर। आंसर क्या चला गया, आंसर पूरा लिखने की बजाय मैं लिख रही हूँ 94 का ऑप्शन डी है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू व्हाट। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है। तो दो चीजें लिख लो, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो दो चीजें याद रखना, एक होती है ओवरी जो बदल जाती है फ्रूट में, किसमें, फ्रूट में यानी फल में, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, वो बदल जाता है सीड में यानी बीज में। अब मुझे बताओ, फल के अंदर बीज होते हैं या बीज के अंदर फल होते हैं। आप बोलोगे फल के अंदर बीज होते हैं। देखो ये है हमारी ओवरी, ये है हमारी, ये क्या है, ओवरी। इस ओवरी के अंदर है ये ओव्यूल, ठीक है। अब क्या हुआ, निषेचन हो गया तो ये ओव्यूल बन जाएगा बीज, और ये बन जाएगा फ्रूट, ये फ्रूट बन गया मान लो, ठीक है, और ये बन गए बीज। अब बताओ, अनार के बीच में भी, सेब के बीच में बीज होंगे ना, बस यही है। फ्रूट कौन बनता है, ओवरी, और सीड कौन बनता है, ओव्यूल। ये दोनों बातें याद रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखो प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स टॉपिक मैंने अभी तक करवाया नहीं है, प्रजनन तंत्र भी नहीं करवाया मैंने।
लेकिन प्लांट्स टॉपिक ऐसा ही है जो ज्यादातर आपको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्या है देखिए क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड लेप्री बेसिलस। लेप्री बेसिलस की खोज किसने की? अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में आपको कई इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूं। लेप्री बेसिलस, तो लेप्री बेसिलस एक तरीके का बैक्टीरिया है, पहले तो आप याद रखो क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि ये लेप्री बेसिलस किस बीमारी का जीवाणु है, तो ये है लेप्रोसी रोग का जीवाणु, यानी कुष्ठ रोग करने वाला जीवाणु है लेप्री बेसिलस। अब क्वेश्चन है कि इसकी खोज किसने की, तो लेप्री बेसिलस। अच्छा, लेप्रोसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, वो है हैंसन डिसीज। क्या कहा जाता है? हैंसन रोग। अब मुझे बताओ जल्दी से ऑप्शन देख के कि लेप्री बेसिलस की खोज किसने की। ऑप्शन है आपके पास कोच, हैंसन, फ्लेमिंग या हार्वे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? हैंसन रोग, तो आंसर क्या जाएगा? हैंसन। तो लेप्री बेसिलस की खोज की थी हैंसन ने। किसने की थी? हैंसन ने। और क्या जानना है आपको नई बात? तो रॉबर्ट कोच कौन है भाई? रॉबर्ट कोच है हमारे बैक्टीरियोलॉजी के पिता, यानी कि जीवाणुओं के पिता, जीवाणु विज्ञान के पिता हैं रॉबर्ट कोच। फ्लेमिंग कौन है? तो फ्लेमिंग जिसने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, उसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और हार्वे, विलियम हार्वे, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज की थी। ठीक है, तो मैंने आपको 4 चीजें बताई। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी का अध्ययन किया था। दूसरा, हैंसन डिसीज यानी लेप्री बेसिलस को खोजा था। तीसरा, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजा था। और चौथा, हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्या है देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल फॉर्मूला। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो सीधे तरीके से अगर पढ़ोगे ना, नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी इसमें मैग्नीशियम तो होगा। ऑप्शन में आपको मैग्नीशियम क्या कई ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, एक में ही दिख रहा है। तो आंसर सीधे सीधे क्या हो गया? MgOH का ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से सुनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है प्रतिअम्ल यानी एंट एसिड। अब एक और बात सुनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, एक क्षार है। अब ध्यान से सुनो, देखो ना है क्या ये? बेस, लेकिन नाम क्या है? एसिड। तो कंफ्यूजन मत करना। जब किसी इंसान को एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है, पेट में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उस टाइम पे उसे इनो पिलाया जाता है। उस इनो में होता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और कार्य क्या करेगा ये? आपकी एसिडिटी को खत्म कर देगा। एसिडिटी को खत्म करने वाला यानी कि एसिडिटी के अपोजिट काम करने वाला। और अपोजिट करने वाले को क्या कहते हैं? प्रति, एंटी। तो एसिड के, अम्ल के अपोजिट, प्रति काम करने वाला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसीलिए इसका नाम क्या है? एंट एसिड। एक बार दोबारा सुनो, जब इंसान को अम्लीयता होती है, एसिडिटी होती है, तब वो इनो पीता है। इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उस एसिडिटी के खिलाफ काम करता है और एसिडिटी खत्म कर देता है। खिलाफ काम करने वाला यानी प्रति, और खिलाफ काम किसके कर रहा है? अम्ल के, तो ये क्या हुआ? प्रति अम्ल। खिलाफ काम करने वाला यानी एंटी, किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? एसिड के, तो एंट एसिड। क्लियर है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंट एसिड। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और एक्चुअल में रियलिटी में ये क्या है? रियलिटी में ये बेस है, ये बात ध्यान रखना, नाम एसिड और काम बेस वाले। ठीक है, चलिए 98। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक प्लेस एट। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन कहाँ होता है? तो देखो ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? फीमेल का यूट्रस है। बताती हूँ अभी, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये क्या होती है? यहां पर कुछ इस तरीके का होता है। तो सबसे पहले देखो ये क्या चीज है? ये वाला जो हिस्सा मैं बना रही हूँ ना, डार्क कर रही हूँ, ये है पूरा, ये वाला हिस्सा है पूरा यूट्रस।
जिसे कोख बोल देते हैं या बच्चादानी बोल देते हैं, जहां पर 9 महीने तक बच्चा रहता है, वो जगह है ये। ठीक है, ये क्या है, ये ट्यूब है, ये जो ट्यूब दिख रही है आपको यहाँ पे और यहाँ पे, ये ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो आपको गोला दिख रहा है ये है ओवरी। ये क्या है, ये वाला गोला भी ओवरी। ओवरी में क्या बनता है, ओवरी में बनता है एग, या जिसे ओवम भी बोल देते हैं, अंडा। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सर्विक्स, जो आपसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा। और नेक्स्ट आता है वेजीना, वेजाइना यानी कि योनि। अब होता क्या है, मेल का जो शुक्राणु, अब देखो फीमेल का अंडाणु बन गया, ये फीमेल का अंडाणु चल के यहां तक आ जाता है। ठीक है, मेल का शुक्राणु चल के यहां तक आ जाता है और फिर ये मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु दोनों यहाँ पे निषेचन करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, देख के बताओ। मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु कहाँ पे मिल रहे हैं, कहाँ पर इनका निषेचन हो रहा है, तो आप देख सकते हो ना वेजाइना में हुआ, ना यूट्रस में हुआ, ना ओवरी में हुआ, कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। तो आंसर आ गया फैलोपियन ट्यूब। अब आप पूछोगे क्या यहाँ पे भी होता है, हाँ बिल्कुल, कभी वहां पे कभी यहाँ पे, कोई मतलब पक्का फिक्स नहीं है, जहां से अंडा निकलेगा वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है अंडाशय ओवरी, ओवरी में नहीं हो रहा, यूट्रस गर्भाशय, गर्भाशय में भी नहीं हो रहा, योनि वेजाइना, वेजाइना में भी नहीं हो रहा, चौथा ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो आई होप यहाँ से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका बहुत जो चीज है ना क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 2 मिनट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास है, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस इज, वृषण द्वारा संचित हार्मोन कौन सा है। तो देखो सीधी सी चीज है, जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी बॉडी में निकलता ही एक हार्मोन है, वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर एक ही हार्मोन निकलता है, वो है टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्म भी बनवाता है। ठीक है, जो कि उसके अंदर जितने भी गुण हैं, कैरेक्टर है मेल वाले, पुरुष वाले, वो भी लाता है। ठीक है, जबकि फीमेल में निकलते हैं 2, एक है प्रोजेस्टेरोन और एक है एस्ट्रोजन। ये 2 किसके हैं, ये 2 हैं फीमेल के, और टेस्टोस्टेरोन किसका है, ये है मेल का, पुरुष का। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिख रहा है टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरोन। आंसर आ गया टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन क्या था, जो महिलाओं में या गाय में दूध निकालने का काम करता है। प्रोलैक्टिन क्या था, जो महिलाओं में दूध बनाने का काम करता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है, महिलाओं का हार्मोन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास, इन राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट विच ब्लड इज प्रेजेंट। तो ह्यूमन हार्ट बना लेते हैं जल्दी से। ये हमारा मानव का दिल है। ठीक है, उसके 4 कक्ष होते हैं। अब देखो ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी लेफ्ट। और ये मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी राइट। ठीक है, अब ऊपर से आएगा लंग्स में से, फेफड़ों में से आएगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, फिर वो जाएगा नीचे, फिर वो जाएगा बॉडी में। कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। अब बॉडी से कौन सा आएगा, यानी कि देखो आप लेफ्ट में क्या चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है, लेफ्ट में चल रहा है ऑक्सीजनेटेड रक्त। अब बॉडी से आएगा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, फिर वो नीचे जाएगा और फिर वो चला जाएगा फेफड़ों में, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। तो राइट में कौन सा चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। क्वेश्चन हो गया, कौन से भाग में पूछा है, दाएं भाग में पूछा है, राइट में पूछा है, राइट में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाता कि लेफ्ट में क्या है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। तो यहाँ पर आज की क्लास हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 हमने कंप्लीट कर दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यस PDF से क्वेश्चन को रिवाइज भी करते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।